अब खबर तफसील से। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 42वां दिन है। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक मारियोपोल में शदीद लड़ाई और रूसी फजाई हमले जारी हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने कहा है कि मारियोपोल में इंसानी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। 1,60,000 रिहायशियों में से ज्यादातर के पास रोशनी, मवासिलात, दवा और पानी नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन को $100 बिलियन की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद फराहम करेंगे। अमेरिका की यूक्रेन के लिए हथियारों, सामान और सप्लाईज की ये छठी इमदाद है। रूसी तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री का कहना है कि अमन मुज़ाकरात में जितनी तेजी होनी चाहिए उतनी तेज पेशरफ्त नहीं हो रही है। उधर नाटो के सरबराह का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अब भी पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में हिरासत में ली गई इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की टीम को रिहा कर दिया गया है। मगरबी यूक्रेन के शहर लियोव में रूसी हमलों में हलाक होने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सैकड़ों अफराद ने पीली और नीली मोमबत्तियां रोशन की। लोगों ने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों को याद किया। कीव के मजाफात से इनखला से कबल बूचा में रूसी अफवाज के जरिए आम शहरियों के कत्ले आम की खौफनाक तस्वीर ने कौमी और आलमी सतह पर हंगामा बर्पा कर दिया। लियो जंग के आगाज से रूसी अफवाज के निशाने पर रहा है। यह शहर खंडरात में तब्दील हो गया है। खबर इसराइल से। इसराइल में बरसर इक़्तिदार सियासी इत्तेहाद में शामिल एक रुकन पार्लियामेंट के साथ छोड़ देने के बाद वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट पार्लियामेंट में अददी बरतरी से महरूम हो गए हैं। इसराइली पार्लियामेंट केनेसेट के खातून रुकन पार्लियामेंट अदित सलमन ने मुल्क में बरसर इक़्तिदार सियासी इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर इसराइल में सियासी इंतशार पैदा होने का इम्कान जताया जा रहा है। सलमन की रुखसती ने हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के 1 साल से भी कम अरसे में नए पार्लिमानी इंतखाबात का इम्कान बढ़ा दिया है। यहूदियों के त्यौहार ईद फस्र के मौके पर सरकारी अस्पतालों में खमीरी रोटी और खाने की अशिया की तकसीम से नाराज अदित सलमन ने अपने बयान में कहा है कि अब वो इस सियासी इत्तेहाद से अलग हो रही हैं, क्योंकि वो इसराइल की यहूदी शनाख्त को नुकसान पहुंचाने में हिस्सा नहीं ले सकती। सलमन की अलहदगी के बाद अब बेनेट के सियासी इत्तेहाद के ऐवान में अददी बरतरी खत्म हो गई है। माहिरीन का कहना है कि 120 रुकनी पार्लियामेंट में बेनेट को अब भी 60 अरकान की हिमायत हासिल है। ऐसी सूरत हाल में इनकी हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन अहम फैसलों की मंजूरी के लिए इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। माहिरीन का मानना है कि कैनेसेट इस वक्त तातुल का शिकार है और ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए दरकार वोट है या नहीं। अगर अपोजिशन ने अदम एतमाद की राह अपनाई तो इसराइल में 3 साल में 5वीं बार इंतखाबात के इम्कान बढ़ जाएंगे। खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में माशी बहरान के बाद आईनी बहरान पे सिर उठाने लगा है। हुकूमत के 41 अरकान असम्बली हिज़्ब इख्तिलाफ से जा मिले हैं, जिसके सबब सदर गोटाबाया राजापक्षे पार्लियामान में अक्सरियत से महरूम हो गए हैं। खबरों के मुताबिक इत्तेहादियों ने हुकूमत से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दी है। ताहम श्रीलंका के वफाकी वजीर जॉनस्टन फेर्नांडो ने कहा है कि राजापक्षे इस्तीफा नहीं देंगे। फेर्नांडो ने कहा कि मुल्क के 6.9 मिलियन शहरियों ने सदर को वोट दिए हैं और वो किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। वाज़ेह है कि श्रीलंका के सदर के साबका इत्तेहादियों ने इक़्तिसादी बहरान के हवाले से किए जाने वाले मुजाहरों के पेश नज़र इस्तीफे दे दिए थे। संगीन इक़्तिसादी बहरान से दो चार श्रीलंका में चंद रोज कबल हजारों अफराद ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे किए। दूसरी जानिब राजपक्षे ने 1 अप्रैल से नाफिज हंगामी हालत मनसूख कर दी है। और चीन ने श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले दबाकर श्रीलंका में अपने मफाद की तकमील शुरू कर दी है। कोलंबो में चीन के जरिए तामीर की जा रही पोर्ट सिटी में तामीरी काम फिलहाल बंद है। ताहम चीन इस पोर्ट सिटी से किस तरह हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा कर रहा है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदा जसप्रीत ने। इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्ट सिटी में और मैं आपको मॉडल दिखा देती हूँ कैसे ये पोर्ट सिटी बननी है। देखिए, ये पोर्ट सिटी का पूरा मॉडल होगा, काफी समय इसमें लगेगा और इसकी तुलना हो रही है लंदन से हो रही है कि कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पर व्यापार होगा। कल तक यहां पर काम हो रहा था, अभी यहां पर काम नहीं हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। कई सौ हेक्टेयर में ये पोर्ट सिटी बनने वाली है श्रीलंका के दिल में। इस वक्त हम कोलंबो में मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है इस पोर्ट सिटी के जरिए कि
चीन अब भारत पर नजर बनाएगा। हिंद महासागर पर चीन की एंट्री हो जाएगी क्योंकि समुद्र के रास्ते भारत की दूरी कुछ 100 किलोमीटर की है। 1 से 2 घंटे में आप यहां से भारत पहुंच सकते हैं और चीन इस पोर्ट सिटी से अब भारत पर नजर बनाएगा, गेटवे कह सकते हैं, यानी कि श्रीलंका से चाइना को भारत में नजर बनाने का गेटवे मिल गया है। आप देखिए ये जो पोर्ट सिटी है, राकेश आप उधर तस्वीरें दिखाते रहिए, ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से जहां तक हमारे कैमरे की नजर जाती है, बड़ी बड़ी मशीन इस वक्त आप देख सकते हैं और ये भारत के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए है क्योंकि चीन के इस श्रीलंका में बढ़ते कदम, मजबूत कदम पोर्ट सिटी में भारत के लिए खतरा है। भारत को चीन आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए, इस पोर्ट सिटी के जरिए चीन का भारत में वर्चस्व होगा, हिंद महासागर में वर्चस्व होगा और यहां से इस पोर्ट सिटी से भारत पर नजर बनाएगा चीन। हम देखेंगे समुद्र के रास्ते दूरी काफी कम है और आप जल्द यहां पर पहुंच जाते हैं। जो साउथ का इलाका है वहां से काफी कम दूरी पर यह पोर्ट सिटी है और अभी ये मॉडल बन रहा है। ये देखिए यहां पर लिखा है नो एंट्री ऑथराइज्ड पर्सन ओनली, तो यहां पर हमारी एंट्री नहीं हो सकती है, मीडिया अंदर तक नहीं जा सकता है। नहीं तो यहां से हम दिखा देते हैं आपको। आप देखिए यहां पर जो ट्रेड होगा उसमें हर करेंसी में ट्रेड हो पाएगा। श्रीलंका ने एक तरह से कहेंगे कि चीन को ये पोर्ट सिटी दे दी है, जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसकी वजह से पूरी तरीके से इस पोर्ट सिटी पर चीन का कब्जा हो गया है। यहाँ पर चीन में लोग दाने दाने को मोहताज हो, श्रीलंका में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। चीन मदद नहीं कर रहा है। इस पोर्ट सिटी में अगर हम देखेंगे तो चीन की तरफ से यहाँ पर बोट्स लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। चीन की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम होए। श्रीलंका को तो बड़ा आर्थिक नुकसान है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन भारत के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा नुकसान है, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो बार बार हम आपको बता रहे हैं। ये मैं बोर्ड्स आपको दिखाते चलती हूँ। ये आप देखिए आगे वाला बोर्ड, ये दुबई यूएई, इस पोर्ट सिटी की तुलना हो रही है, दुबई की तरह इसको विकसित किया जाएगा। ये इनका मॉडल है, इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी हो रहा है। कैसे श्रीलंका को चीन ने अपने मकर जाल में फंसाया, कर्ज तले दबा दिया और उसके बाद फिर इसमें कहा जाएगा कि अब धीरे धीरे वैसे ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। श्रीलंका सरकार की इसमें दखल देने की कोशिश पूरी तरीके से खत्म होगी। चीन इस रास्ते पर चल पड़ा है और भारत के लिए, क्योंकि जब व्यापार होगा इस पोर्ट सिटी में, जिस तरीके से ये पोर्ट सिटी पूरी विकसित होगी, इसमें भारत से वो कारोबारियों को आकर्षित करेगा। चीन की कोशिश होगी भारत से निवेशकों को आकर्षित करेगा, तो ऐसे में भारत को नौकरियों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा कि ब्रेन्स यहाँ पर आए, यहाँ पर वो व्यापार करे और व्यापार में भी काफी ज्यादा छूट दी जाएगी, टैक्स फ्री होगा, जिससे सरकार को तो आर्थिक नुकसान हो ही रहा है। इसी वजह से गोटाबाया राजपक्षे को लेकर के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और सड़कों पर हैं। लेकिन चीन की ये पोर्ट सिटी, जिसकी तस्वीरें, जहां पर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है, ये भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। यहाँ पर चीन के बढ़ते कदम भारत को आंखें दिखा रहे हैं और चीन इसके जरिए, इस पोर्ट सिटी के जरिए हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ जसप्रीत कौर, पोर्ट सिटी, कोलंबो। और श्रीलंका के बाद अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खबर। पाकिस्तान में कौमी असेंबली तहलील करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है। कल इस मामले में फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने उम्मीद जाहिर की है कि अदालत इस मुकदमे को जल्द निपटा लेगा। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले में लिए गए अज खुद नोटिस और दीगर फरीक़ैन की अर्जियों पर समाअत कर रही है। ख्याल रहे कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत तहरीक अदम एतमाद को आइन और कानून के मुनाफिक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई थी। तो श्रीलंका की तरह एक और मुल्क है जो इन दिनों काफी परेशान है, वहां की अवाम, वो है पेरू। पेरू में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुजाहरों के बायस ऐलान करदा कर्फ्यू उठा लिया गया है। सदर पेड्रो कास्टेलो का कहना है कि अमन आमा को बरकरार रखने के लिए ऐलान करदा कर्फ्यू के नफाज को हटा दिया गया है। कास्टेलो ने पेरू के अवाम को मुत्तहिद होने की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद किसी भी तरह से अपनी आवाम को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि शहरियों के सेहत और जिंदगी की हिफाजत करना है। काबिल जिक्र है कि ईंधन और खाद की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों और किसानों ने गुज़श्ता रोज मुल्क के बेशतर हिस्सों में सड़कें बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया था, जिसके बाद सदर कास्टेलो ने दारुल हुकूमत लीमा और करीबी बंदरगाही शहर कालाओ में हंगामी हालत का ऐलान करते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया था।
मगरबी अफ्रीका गुज़िश्ता 10 सालों में खुराक के शदीद तरीन बहरान का सामना कर रहा है। लंदन में कायम बैनुल-अक़वामी इंसानी तंजीम ऑक्सफाम की जानिब से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि साहिल के कुछ हिस्सों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अनाज की पैदावार में 1/3 कमी वाक़ा हुई है और बुनियादी ग़िज़ाई मवाद का ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो रहा है। ऑक्सफाम ने कहा है कि लाखों लोगों को खुश्क साली, सैलाब, तनाज़ात और कोविड की वजह से नकल मकानी करनी पड़ी है। इस बात पर जोर दिया गया है कि गुज़िश्ता 5 सालों में खुराक की कीमतों में 30% इजाफा हुआ है और रूस यूक्रेन जंग ने हालात को मजीद अबतर कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। बैनुल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों ने कहा है कि मगरबी अफ्रीका में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक के शदीद तरीन बहरान का सामना कर रहे हैं, जो कि 1/3 में खित्ते का बदतरीन ग़िज़ाई बहरान है। मंगल को शाये होने वाले एक बयान में 11 बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीमों बशमूल आलिमा, ऑक्सफेम और सेव द चिल्ड्रन ने खबरदार किया है कि आइंदा माह जून में ये तादाद 4 करोड़ तक बढ़ सकती है। इन तंजीमों का कहना था कि आलमी बरादरी को इस ज़िम्न में फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है, वरना ये बहरान नई तारीखी सतह पर पहुंच जाएगा। 2015 के बाद से बर्किना फासो, नाइजर, चाड, माली और नाइजीरिया में खुराक की कमी के शिकार अफराद की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है, यानी ये तादाद 70 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई है। ऑक्सफेम के इलाकाई डायरेक्टर का कहना है कि खुश्कसाली, सैलाब, तनाज़ात और मईशत पर कोविड के बुरे असरात की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हुई है। इन हालात ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया है और उन्हें तबाही के दहाने पर धकेल दिया है। ऑक्सफेम का कहना है कि इन इलाकों में काफ़ी खुराक नहीं है, बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों की कमी है। तंजीम का कहना है कि दुनिया को फौरी तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत, उनका मुस्तकबिल और यहाँ तक कि उनकी जिंदगियों को भी खतरा लाहिक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अंदाज़ा लगाया है कि रवां साल 6 से 59 माह की उम्र के 6.3 मिलियन बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होंगे। खुराक की कमी ने अफ्रीका के वस्ती साहिल में दर्जनों ख़ानदान को तेज़ी से अपने असासे बेचने पर मजबूर कर दिया है। इन इलाकों में बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं या कम उम्र में शादी के लिए मजबूर हैं। बारिश में कमी के सबब अशिया की पैदावार मुतासिर हुई है। मवेशी कमज़ोर हो रहे हैं, लोग उन्हें कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। पहले से संगीन इस सूरत हाल के दरमियान माहिरीन ने पेशगोई की है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया भर में खुराक की कीमतों में 20% तक इजाफा हो सकता है, जो पहले से कमजोर आबादी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा साबित होगा। इस जंग की वजह से 6 मगरबी अफ्रीकी ममालिक में गंदुम की दस्तयाबी में नुमाया तौर पर कमी आएगी। गुज़िश्ता 1 दहाई से जारी इस बहरान के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी एहतियात में जबरदस्त कमी आ रही है। गुज़िश्ता साल मगरबी अफ्रीका के लिए इंसानी हमदर्दी का रद्द-ए-अमल का मंसूबा अपने दायरे-कार के निस्फ तक पहुंचने में नाकाम रहा। डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो इस साल बर्किना फासो और माली के लिए अपनी 2 तरफा तरक्याती इमदाद का तकरीबन निस्फ फंड कम कर देगा, ताकि यूक्रेन से बेघर होने वाले लोगों के इस्तक़बाल के लिए फंड्स फराहम किए जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। काबुल की सबसे बड़ी मस्जिद में कब और क्यों हुआ बम धमाका, ये खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर। साल 2020 में अल-कायदा रहनुमा ऐमन अज़वाहिरी की मौत और बीमारी की खबरें गर्दिश कर रही थी। ताहम अपने ताज़ा वीडियो में ऐमन अज़वाहिरी ने यह बता दिया है कि वो अभी जिंदा हैं। अपने वीडियो पैगाम में ऐमन अज़वाहिरी ने कर्नाटक की मुस्कान नामी लड़की की तारीफ की है, जिसने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ फरवरी के महीने में एहतजाज किया था और शिद्दत पसंद हुजूम के सामने डट गई थी।
اپنی موت کی افواہ کے بیچ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری نے تازہ ویڈیو جاری کر کے مہینوں بعد یہ بتا دیا کہ وہ اب بھی زندہ ہیں۔ ایمن الظواہری نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کرناٹکا کی مسکان نامی طالبہ کی تعریف کی، جس نے فروری میں حجاب پہننے پر پابندی کی مخالفت کی تھی اور اکیلے ہوتے ہوئے بھی شدت پسند ہجوم کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ جزاها الله خير الجزاء، فقد أعطت بنات المسلمين المنهزمات نفسيا أمام حضارة الغرب الساقطة درسا في اعتزاز المسلمة بدينها وتمسكها بشريعتها. جزاها الله خيرا، فقد كشفت حقيقة الهند الهندوسية وخدعة الديمقراطية الوثنية. اس ویڈیو میں ایمن الظواہری نے پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ أمتي المسلمة في شبه القارة الهندية، إن معركتنا اليوم هي معركة الوعي واليقظة من الأوهام. علينا أن نعلم أن طريق الخلاص هو أن نتمسك بشريعتنا وأن نتحد كأمة واحدة من الصين حتى المغرب ومن القوقاز حتى الصومال، أمة واحدة تشن عليها حرب واحدة في جبهات متعددة. ویڈیو سے ظواہری کے مقام کا کوئی واضح اشارہ نہیں مل رہا ہے۔ اس ویڈیو کو ایسی جگہ پر فلم بند کیا گیا ہے جو ماضی میں ان کی ویڈیوز کے پس منظر سے مختلف ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو حال ہی میں ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ کوئی پرانی ویڈیو نہیں ہے۔ ایمن الظواہری کے تازہ ویڈیو سے القاعدہ کی افغانستان میں موجودگی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور حکمراں طالبان کی دہشت گرد گروہوں سے لڑنے اور افغانستان میں ان کی جگہ سے انکار کرنے کے عزم پر تشویش کو اجاگر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ظواہری نے 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کی قیادت سنبھالی تھی، جسے امریکی نیوی سیلز نے رات کے وقت پاکستان کے ایبٹ آباد میں چھاپے کے دوران ہلاک کر دیا تھا، جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ کابل کی سب سے بڑی مسجد میں آج کسی نے اس وقت دستی بم پھینکا جب لوگ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس واقعے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل کے پرانے شہر کے وسط میں 18ویں صدی کی پلخشتی مسجد پر حملے کی وجہ واضح نہیں ہو سکی ہے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زردان نے کہا ہے کہ مشتبہ شخص طالبان کی حراست میں ہے، کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن یہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوسرا دستی بم حملہ تھا۔ پلخشتی مسجد کې نن ماسپښین د لمانځه پر مهال باندې یو کس لاسي بم غورځولی و چې په پیښه کې متاسفانه 8 نفره سطحي ټپیان شوي دي، د یو هغه طبیعت شدید دی، نو د پیښې په تړاو باندې یو نفر مشکوک نیول شوی دی، پلټنې روانې دي۔ شنگھائی میں عوامی ہنگامے اور احتجاج کے بعد والدین کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے کورونا متاثر بچوں کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں۔ اپنی صحت کے تعلق سے معاہدے پر دستخط کرنے والے والدین کو ہی متاثرہ بچوں کے ساتھ رکنے کی اجازت دی جائے گی، تاہم والدین کے لیے یہ لزوم ہوگا کہ وہ کورونا گائیڈ لائن پر سختی سے عمل کریں۔ دراصل یہ خبر گردش کرنے لگی کہ والدین کو ان کے متاثرہ بچوں سے الگ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد احتجاج کی ایک لہر شروع ہو گئی تھی اور پوری دنیا میں چین کی نکتہ چینی ہونے لگی تھی۔ ایسی تصویریں وائرل ہوئی کہ ایک چارپائی میں کئی بچے رکھے ہوئے ہیں اور وہاں بچوں کے والدین ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ چین کے تجارتی شہر شنگھائی میں کورونا کے کیسوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں رمضان المبارک میں خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ ان کے لیے گزر بسر آسان ہو سکے۔ ایک رپورٹ دیکھیے۔ یہ نظارہ ہے کراچی کے بازاروں کے لیے لوگ خریداری میں مصروف ہیں۔ بازاروں میں ضروری اشیاء کی ڈھیر ہے، مگر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کافی کم ہو گئی ہے۔ ہاؤس وائف اور 4 بچوں کی ماں سائرہ عمر کہتی ہیں کہ کھانے پینے کی بہت سی اشیاء ان کی قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی، کیونکہ ہر چیز پہلے سے بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ سائرہ نے دکانداروں پر منمانی قیمتیں وصول کرنے کا بھی الزام لگایا۔
हुकूमत सरकारी कीमतों की फहरिस्त दुकानदारों के हवाले कर देती है, लेकिन खुर्दा फरोशों की तरफ से शाज़ो नादिर ही फहरिस्त पर अमल किया जाता है। सायरा कहती हैं कि हुकूमत अपनी कीमतों की फहरिस्तों पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। वहीं फरजाना नामी खरीदार कहती हैं कि महंगाई की वजह से आम लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है, बस हुकूमत हम पर रहम करे। दूध, दही, चीनी वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा महंगी है। इंसान के लिए रोटी खाना मुश्किल है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से अफोर्ड करेगा। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर रिएक्शन ले। वो 2 गुना महंगाई बढ़ाती है, दुकानदार 4 गुना आगे से महंगाई को बढ़ा देते। तो इस चीज़ का चाहिए कि कोई नोटिस ले, तो दुकानदारों को जाके इस चीज़ का नोटिस लगाएं कि भाई जिस चीज़ में फ़रोख्त की जाए चीज़ उसी चीज़ में फ़रोख्त की जाए। ये दुकानदार आगे से अपनी मनमानी करते हैं कि हमें आगे से सामान महंगा मिला है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मज़ीद महंगाई की कमी की जाए। 30, 35, 45% अबव सब कुछ मिल रहा है परसेंट के हिसाब से। हर चीज़ के ऊपर 40 रुपये, 50 रुपये। घी के ऊपर तो बस पूछे ही मत, आंधी मचा दी है इन्होंने। तो इस तरीके से कैसे गुजारा होगा मेरे भाई। हम लोग तो सिर्फ यही अपील करेंगे कि रहम करें आवाम के ऊपर, और ये जो चल रहा है रमज़ान, इसके लिए रिलीफ पैकेज दें। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े मार्ट्स खुले में कहीं पे भी कोई रिलीफ नहीं है। वहीं ग़िज़ाई अजनास के तज़कियाकार शम्सुल हसन का कहना है कि महंगाई की वजह से लोगों के पास खुराक कम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। लोग दिन में 3 वक्त खाने के बजाय 2 वक्त ही खाना खा रहे हैं। वो दोपहर का खाना छोड़ देते हैं। लोगों ने मटन खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, अब वो सिर्फ चिकन पर इक्तफा करते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।